कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में एक ऐसा भी दौर था जब समाज, सत्ता और यहाँ तक कि देश के नक्शे की पूरी तस्वीर ही बदल गई थी। आज हम उसी उत्तर वैदिक काल की दुनिया में चल रहे हैं। एक ऐसा युग जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की कहानी की नींव रखी। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आर्यों ने कैसे नए-नए इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाया। फिर हम उनकी बदलती पॉलिटिकल व्यवस्था को करीब से जानेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे राजा एक बहुत ही ताकतवर हस्ती के तौर पर सामने आया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, आप एक बहुत बड़ी, अनजानी जमीन पर हैं और आपको अपना नया घर बनाना है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के लिए ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत थी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी दुनिया का नक्शा दोबारा कैसे बनाया। यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, ये उस जबरदस्त बदलाव की कहानी है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के बदलते हुए कदमों के निशान है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था दिशा का। आर्य जो पहले सप्त सिंधु यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे थे, अब वहां से निकलकर पूर्व की तरफ यानी गंगा के मैदानों की ओर बढ़ रहे थे। और ये एक ऐसा कदम था जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस इतने बड़े माइग्रेशन के बारे में पता कैसे चला? इसका क्रेडिट जाता है एक बहुत पुराने ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण को। ये ग्रंथ हमें एक कहानी सुनाता है जो किसी पौराणिक कथा की तरह ही दिलचस्प है। और कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी के मुताबिक विदेग माधव नाम के एक राजा थे। वो अपने पुरोहित के साथ अग्नि यानी आग को लेकर पूर्व की ओर चले। और यह कोई मामूली आग नहीं थी, ये उनके रास्ते में आने वाले जंगलों को साफ करती गई और नए घर बसाने के लिए रास्ता बनाती गई। और बस इसी तरह एक नई बाउंड्री बन गई। सदानीरा नदी, जिसे आज हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं, वो आर्यों की दुनिया की नई पूर्वी सीमा बन गई। समझिए कि एक पूरी की पूरी सभ्यता ने अपना पता ही बदल लिया था। अब देखिए, जब लोगों के घर और खेत बदलते हैं ना, तो उनके राज करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे जैसे आर्यों का इलाका बढ़ा, उनकी पॉलिटिकल दुनिया में भी एक तरह का भूचाल आ गया। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। इस दौर में पावर का पूरा समीकरण ही बदल गया था। वो जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, वो अब पुरानी बात हो गए थे। उनकी जगह अब बड़े और ज्यादा ताकतवर राज्य ले रहे थे। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है एक नया शब्द, जनपद। पहले क्या था? पहचान जन यानी कबीले या खून के रिश्ते से होती थी, पर अब जनपद थे यानी पहचान जमीन से, इलाके से होने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। कुरु, पांचाल, कौशल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जमाने की सुपर पावर्स थीं। ये वो बड़े बड़े राज्य थे जो आने वाली कई सदियों तक इतिहास का रुख तय करने वाले थे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो जनपद शब्द है ना, ये इससे पहले के ग्रंथ यानी ऋग्वेद में कहीं मिलता ही नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये एक बिल्कुल नया आइडिया था, एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जैसा। तो जाहिर सी बात है, जब राज्य बड़े होंगे तो राजा भी ज्यादा ताकतवर होगा। इस दौर में राजा की पावर सचमुच आसमान छूने लगी थी। और हमारे पास पुराने ग्रंथों में इसके कई सबूत मौजूद हैं। पहला सबूत, राजाओं के ठाट बाट। अब राजा सिर्फ अपने कबीले के मुखिया नहीं थे, उन्होंने विराट, सम्राट, भोज और स्वराट जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां अपना ली थीं। मतलब उनकी नजरें अब चारों दिशाओं पर थीं। दूसरा बड़ा बदलाव ये था कि अब राजा का पद वंशानुगत हो गया। मतलब अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पावर अब काबिलियत से नहीं, बल्कि जन्म से मिलने लगी थी। तीसरा सबूत क्या है? टैक्स। अब भाई बड़ा राज्य है, बड़ी सेना है, तो खर्चा भी तो बड़ा होगा ना। तो राजा ने अपनी प्रजा से नियमित तौर पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जो कि एक फॉर्मल सरकार बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और चौथा और शायद सबसे बड़ा सबूत था पावर का दिखावा। राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये एक तरह का पब्लिक ऐलान था कि यहाँ का असली बॉस कौन है। तो ठीक है, राजा तो बहुत पावरफुल हो गया, पर इसका आम लोगों और पुरानी संस्थाओं पर क्या असर पड़ा? पावर का ये जो नया खेल था, वो असल में जमीन पर कैसे खेला जा रहा था? चलिए हमारे आखिरी हिस्से में यही पता करते हैं। ये जो दौर था ना, इसकी पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा सवाल जो राजा और प्रजा के बदलते हुए रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देता है। ग्रंथों में तो राजा को लगभग भगवान का दर्जा दिया जाने लगा था। सोचकर देखिए, अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। यह दिखाता है कि राजा का रुतबा कितना बढ़ चुका था।
तो यहाँ आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजा अब एक एब्सोल्यूट मोनार्क बन गया था? मतलब क्या उसकी पावर पर कोई रोक-टोक, कोई कंट्रोल बचा ही नहीं था? इसका जवाब छिपा है उन पुरानी संस्थाओं के हश्र में जो पहले आजा पर कंट्रोल रखती थीं। सभा और समिति जैसी जो समितियां थीं, जो कभी राजा को सलाह देती थीं, सवाल करती थीं, वो अब कमजोर पड़ती जा रही थीं। पावर का बैलेंस बिगड़ रहा था। और सबसे बड़ा झटका था विदत का पूरी तरह से गायब हो जाना। ये सबसे पुरानी और सबसे अहम सभाओं में से एक थी, जो युद्ध में जीती हुई चीज़ों के बंटवारे जैसे बड़े फैसले लेती थी। इसके खत्म होने का मतलब था कि अब राजा की शक्ति पर सवाल उठाने वाली एक बड़ी आवाज़ खामोश हो गई थी। तो कहानी बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे लोगों की आवाज उठाने वाली ये सभाएं कमजोर हुईं, राजा की ताकत बिना किसी रोक-टोक के बढ़ती चली गई और इसने एक ऐसे समाज का रास्ता बनाया जिस पर एक शक्तिशाली राजा का राज था। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारतीय राजनीति की दिशा तय कर दी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सत्ता का एक जगह पर इकट्ठा होना तरक्की के लिए जरूरी है, या इसकी कीमत हमेशा लोगों की आज़ादी से चुकानी पड़ती है?